हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। हम बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कल हमने डेल ऑपरेटर वाला किया था, अदिश क्षेत्र की प्रवणता और इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करा था, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर करा था। अब हम आगे पढ़ेंगे कि फ्लक्स क्या होता है और डाइवर्जेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेक्टर फ्लक्स। वेक्टर फ्लक्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? सदिश फ्लक्स। तो ये फ्लक्स होता क्या है? आपने वैसे बेसिकली फ्लक्स पढ़ा होगा कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में देखा था, जितनी फील्ड लाइंस निकलती हैं उसे कोई फ्लक्स बोलते हैं, वैसा ही ये है। तो इसको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे कोई पानी है, ठीक है, ये मान लिया पानी है, इसके अंदर मैंने कोई ऐसा एक फ्रेम रख दिया। अब 3D स्ट्रक्चर है, मान लो ऐसे पानी जा रहा है और इस तरीके से मैंने फ्रेम रखा। फ्रेम ऐसा रखा है जिसके ये वाले पार्ट जो है ये मतलब खाली है, यानी कि यहाँ से पानी फ्लो होगा, ठीक है। तो जितना पानी इस वाले यहाँ से ऐसे है, पानी यूं जा रहा है, तो यहाँ से जितना पानी फ्लो होकर जाएगा उसी को क्या बोलेंगे? फ्लक्स। यानी कि ये जो कितना उसके अंदर पर मतलब एक एरिया में अगर हम एरिया का एलिमेंट लें तो छोटे से क्षेत्रफल 5 में से जितनी फील्ड लाइंस गुजर रही है या जितना पानी निकल रहा है उसी को क्या बोलते हैं? फ्लक्स। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि ये जो फ्रेम रखा है वो किस तरीके से पड़ा है। अगर पानी के फ्लो की डायरेक्शन भी पड़ा, मान लो पानी भी यूं जा रहा है और फ्रेम भी यूं पड़ा है, तो इससे तो कोई फ्लक्स लाइंस नहीं निकलेगी, फ्लक्स जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पड़ा होगा, पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये यूं खड़ा होगा, तो उस केस में इसके अंदर क्या है? मैक्सिमम फ्लक्स होगा, क्योंकि इस यहाँ पर जब एंगल 90 होगा तो उस केस में मैक्सिमम फ्लक्स ही होगा, मैक्सिमम पानी निकल सकता है उस फ्रेम में से। और किसी एंगल पे खड़ा होगा तो फिर उस एंगल के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो जो फ्लक्स होगा वो कितना होता है? मान लो कि ये जो पानी है उसकी वेलोसिटी है v, ठीक है, और हमने एरिया का एलिमेंट ले लिया a, तो फ्लक्स देखो कितना हो जाएगा। मान लो फ्लक्स को मैं q से शो कर रही हूँ तो वो कितना हो जाएगा? वैसे हम फाई से शो करेंगे, या मैं ऐसा बोल देती हूँ कि जो पानी निकल रहा है वो कितना हो जाएगा? v इंटू ए। अगर इनके बीच का एंगल पे पड़ा है तो v डॉट प्रोडक्ट में है तो v a cos ऑफ थीटा हो जाएगा, ये डॉट प्रोडक्ट में है, ठीक है। अगर एंगल पे ये फ्रेम इंक्लाइन है यानी कि किसी कोण पर झुका रखा है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? वी ए cos ऑफ थीटा। बेसिक अगर हम देखें तो फ्लक्स है क्या? फ्लक्स मान लो हम कोई वेक्टर फील्ड की बात करें, वेक्टर फ्लक्स है, तो मैंने मान लिया कि कोई वेक्टर है ए वेक्टर। फील्ड क्या है वो मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बता दिया था, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो वेक्टर फील्ड मैंने मान लिया कोई ए वेक्टर, और मैंने मान लिया कि इस तरीके से कोई सरफेस है, उसके अंदर क्या बहुत सारे वॉल्यूम एलिमेंट्स बना रखे हैं, मान लो ऐसे। तो मैंने कोई एक एलिमेंट ले लिया, मान लो ये, जिसका एरिया मैंने ले लिया डी ए, और वेक्टर मुझे पता है वेक्टर कौन सा है? वेक्टर फील्ड ए वेक्टर है। तो जो फ्लक्स होगा फाई वो कितना होगा? ये सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होता है, किसके? जो वेक्टर है उसके इंटू डी ए की। फ्लक्स क्या होता है कि जो वेक्टर फील्ड था उससे इस ये जो एरिया का एलिमेंट लिया क्षेत्रफल 5, उससे कितनी लाइंस गुजर रही है उसी को ही क्या बोलेंगे? फ्लक्स। इतना इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ये आया तो ये 2 मार्क्स में ही आएगा। तो ये थी फ्लक्स की डेफिनेशन। तो इसमें जो नेक्स्ट टर्म आती है वो है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, किसी भी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस को हिंदी में भी बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस होता क्या है वो देखो क्या होता है। आपको पता है कि फ्लक्स क्या है? फाई हमारा फ्लक्स था, जिस जो कि कितना होता है कि वेक्टर फील्ड में जो एरिया एलिमेंट लिया है ये एस शो कर रहा है, सरफेस इंटीग्रल है। हमने एरिया लिया तो सरफेस का एरिया ही होता है, तो एस उस सरफेस इंटीग्रल को शो कर रहा है, यानी कि पृष्ठीय समाकलन को शो कर रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स आपको पता है, ये फ्लक्स है क्या? बेसिकली कितना, जैसे पानी वाला एग्जांपल ले तो उस फ्रेम में से कितना पानी पर सेकंड में निकल रहा था उसी को क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। तो डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस को जैसे ग्रेडियंट ऑफ कोई भी स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट था उसको कैसे शो कर रहे थे? ग्रेड ऑफ फाई, ग्रेडियंट फाई, वैसे ही डाइवर्जेंस को शो करते हैं। ए कोई मैंने वेक्टर का डाइवर्जेंस होता है, इसीलिए मैंने लिया डाइवर्जेंस ऑफ ए। तो ये होता क्या है? अगर मैंने किसी इंटीग्रेशन पे इस तरीके का साइन बना दिया
और यहाँ पे मैंने s लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, s से तो पता चल रहा है कि ये कैसा है, सरफेस इंटीग्रल है, यानी कि एरिया दिया हुआ है तो वो सरफेस इंटीग्रल होगा, पृष्ठ से रिलेटेड है। और अगर मैंने इसके ऊपर ऐसा गोला बना दिया तो इसका मतलब क्या होता है कि जो सरफेस है वो कैसी है, इनक्लोज्ड है, यानी कि बंद पृष्ठ है पूरा। जैसे कि ये मैंने ले दिया, तो ये जो सरफेस है ये इनक्लोज है, ये बंद है, ठीक है। तो ऐसी वाली सरफेस को जो पूरी तरह से इनक्लोज्ड है उसको क्या बोलते हैं, इनक्लोज्ड सरफेस। तो उसके लिए हम ये वाला इसका यूज करते हैं, इसको मैं एक बार, ठीक है। ये किसको शो कर रहा है कि सरफेस जो है वो बंद है। तो देखो इसमें हम क्या लेते हैं, मान लिया कि इसकी पहले तो डेफिनेशन देखते हैं, इसी फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाएंगे। डाइवर्जेंस ऑफ ए होता क्या है किसी भी वेक्टर फील्ड का, कि ये तो मेरे को पता है कि ये वाली चीज तो फ्लक्स पड़ी है, ये फ्लक्स है, इसको मैंने लिख दिया फाई। अगर हम बेसिकली देखें कि डाइवर्जेंस होता क्या है, तो वो ये होता है फ्लक्स। मुझे पता है कि ये वाली जो वैल्यू थी वो फ्लक्स की थी ओवर में वॉल्यूम, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए, यानी कि पर एकांक आयतन में प्रति सेकंड में निर्गत होने वाले सदिश फ्लक्स, ये फ्लक्स ही था, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में जितना फ्लक्स निकल रहा है उसी को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए। अब ये कैसे होता है, मान लो ऐसे मैंने कोई ले लिया कि ये कोई जो है वेक्टर फील्ड है, ठीक है, ए वेक्टर फील्ड है, और ये मैंने मान लिया कि ये कोई एक वॉल्यूम है, ये कुछ सरफेस है, अगर कोई चीज़ है, ये 3D है, ये 2D नहीं है, बोर्ड पे 2D बन रहा है, वैसे ये 3D है। तो अगर कुछ ऐसे कोई चीज़ कुछ रखी हुई है तो वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो ये इसका तो क्या हो गया, वॉल्यूम। और इस पूरे वॉल्यूम को कोई सरफेस S, यानी कि S जो है वो कुछ सरफेस है ऐसी, वो इसको क्या इनक्लोज कर रही है, वॉल्यूम को इनक्लोज कर रही है, पूरा बंद है। तो किसी बंद पृष्ठ से एकांक क्षेत्रफल में, मैंने बंद लिया है, तो किसी बंद पृष्ठ से एकांक क्षेत्रफल में निर्गत होने वाला फ्लक्स, या फिर फ्लक्स को हम क्या बोल सकते हैं, है क्या था, ये फ्लो था एक टाइप से, तो वेक्टर का फ्लो, उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ ए। तो ये एक डेफिनेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो आ सकती है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या, पर यूनिट वॉल्यूम में किसी इनक्लोज सरफेस से जो फ्लक्स निकल रहा है उसी को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस, और इसको हिंदी में भी डाइवर्जेंस ही बोला जाता है। अगर बेसिक देखिए डाइवर्जेंस है क्या, तो वो ये है, फ्लक्स ओवर में वॉल्यूम, उनका रेशियो है, ठीक है। तो अभी तक हमने दो डेफिनेशंस पढ़ी है, एक वेक्टर फ्लक्स की और दूसरा क्या, डाइवर्जेंस ऑफ फ्लक्स। अब हम इसका करेंगे कि ये जो डाइवर्जेंस ऑफ फ्लक्स है इसका अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में शो करूं तो वो क्या होगा। तो देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, कार्तीय निर्देशांकों के रूप में डाइवर्जेंस। तो देखो डाइवर्जेंस की डेफिनेशन से आपको पता है कि डाइवर्जेंस है क्या। तो इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए मुझे क्या कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो मैंने ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, ठीक है। अब अगर एक्स वाई जेड एक्सिस है तो इसके निर्देशांक भी कैसे होंगे, कार्टेशियन होंगे। तो इसके अंदर क्या है, मैंने कुछ ऐसी इनक्लोज सरफेस रख दी क्यूब में, ठीक है। और इस क्यूब का जो सेंटर होगा वहां पे मैंने मान लिया कि कोई वेक्टर पड़ा है, ए वेक्टर फील्ड, ए वेक्टर पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। अगर ए वेक्टर पड़ा है, इसको मैं इस साइड बना रही हूँ, चलिए देखो, अगर ए वेक्टर पड़ा है, कैसे पड़ा है, इसके सेंटर में पड़ा है, और ये पूरी जो है ये dx है, ठीक है, यानी कि ये पूरी एक साइड एक्स एक्सिस के अलोंग वाली dx है। तो देखो ये इस टाइप से पड़ा है। अगर वो ये जो क्यूब है 3D की तरह होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, तो इसके ए के एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में कंपोनेंट्स होंगे। तो मैंने ए वेक्टर कुछ ऐसा ले दिया, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये मैंने ए वेक्टर ले लिया, ठीक है। अब एक्स एक्सिस के अलोंग तो उसके क्या है, कंपोनेंट ए एक्स है, सिमिलरली वाई के अलोंग ए वाई है, और इसके अलोंग क्या है, ए जेड है। तो मैंने तीनों एक्स वाई और जेड के अलोंग क्या कंपोनेंट्स शो कर दिए, ए एक्स ए वाई और ए जेड। और ये जो पड़ा है ये कैसे पड़ा है, इस क्यूब के सेंटर में पड़ा है, यानी कि इसके इस साइड भी डी एक्स बाई 2
और इस साइड भी dx/2 लेंथ पड़ी है। ऊपर देखें तो यहाँ पे dy/2 लेंथ पड़ी है। 3D स्ट्रक्चर है तो z एक्सिस के अलोंग भी क्या है dz/2 और dz/2 इसके दोनों साइड डिस्टेंस पड़ी होगी। 3D में मैं z एक्सिस शो नहीं कर सकती इसीलिए आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि अगर बिल्कुल सेंटर में पड़ा है तो ये ऑब्वियस है। जैसे कि इस तरीके से समझ लो सर्कल है तो ये उसका सेंटर है O, तो ये वाली क्या है रेडियस, ये भी रेडियस पूरा क्या है डायामीटर, यानी कि d/2 पड़ेगा। उसी तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, अब हम क्या मान रहे हैं कि ये जो वेक्टर फील्ड A है कुछ ना कुछ फ्लक्स निकलेगा, फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। तो हम क्या मान रहे हैं कि x एक्सिस के अलोंग क्या है x अक्ष के अनुदिश जितना फ्लक्स आ रहा है या जो A वेक्टर है, या फिर हम क्या करते हैं कि ये जो A वेक्टर है उसमें देखो मैं ऐसा मान रही हूँ कि इससे फ्लक्स निकल रहा है। अगर ये वाला यहाँ पर पड़ा है तो जैसे जैसे इससे जो फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं, पानी का फ्लो जैसे जैसे आगे होगा वैसे वैसे ही तो फ्लक्स बढ़ेगा उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो मतलब इस वेक्टर फील्ड को अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग लेके जाऊँ तो फ्लक्स में कुछ ना कुछ चेंज होगा, या मैं यूँ बोल सकती हूँ कि ये जो वेक्टर है उसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो एक्स अक्ष के अनुदिश जब मोशन कर रहा है तो मान लिया कि इसके अंदर चेंज कितना है del ax ओवर में del x। del ax ओवर में del x क्यों किया, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो ax है और x एक्सिस के अलोंग जा रहा है तो चेंज कितना होगा del ओवर में del x के रिस्पेक्ट चेंज हो जाएगा। तो जब वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव x अक्ष के अनुदिश क्या हो जाएगा, x एक्सिस के अलोंग अगर मैं देखूं चेंज इन a देखूं तो देखो ax तो मुझे पता है x एक्सिस के अलोंग है, अगर वो इस साइड जा रहा है x के साइड जा रहा है पॉजिटिव x की ओर तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो मैं क्या लगा दूंगी प्लस का साइन, अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस यूज करेंगे यानी कि नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग प्लस का साइन लगा दिया। अब जब वो मूव कर रहा है फ्लक्स आगे की ओर बढ़ रहा है तो फ्लक्स में कुछ ना कुछ चेंज होगा, वो ये होगा और उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी इस टाइम तक dx/2। अगर उसे इस वाले ये वाले सरफेस में जाना है, अगर उसे इस वाले ये जो मैं इसको जो डार्क कर रही हूँ इस वाले सरफेस तक पहुंचना है फ्लक्स को यानी कि यहाँ तक, तो उसको क्या है यहाँ से तो यहाँ तक dx/2 डिस्टेंस पड़ी है तो उसको dx/2 डिस्टेंस भी ट्रैवल करनी पड़ेगी और कुछ ना कुछ चेंजेस भी आएंगे जिसको हमने क्या ले लिया del ax ओवर में del x। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग करूँ नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग करूँ, मैंने माइनस एक्स लिख दिया यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तब क्या हो जाएगा माइनस साइन आ जाएगा, बस डायरेक्शन चेंज हुई है ये हो जाएगा। इनको इक्वेशंस दे दो फर्स्ट सेकंड। सिमिलरली ये तो मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग लिया, वैसे ही अगर मैं वाई के अलोंग लूँ तब देखो क्या हो जाएगा, वाई के अलोंग ले तो वाई एक्सिस के अलोंग ले तो क्या हो जाएगा ए वाई प्लस वाई के ले रहे हैं तो डेल ए वाई ओवर में डेल एक्स सॉरी डेल वाई हो जाएगा क्योंकि वाई के अलोंग वो मूव कर रहा है तो चेंज भी वाई के अलोंग ही होगा dy/2। माइनस वाले के करूँ माइनस वाई के अलोंग तो ए वाई माइनस डेल ए वाई ओवर में डेल वाई डॉट dy/2। वैसे ही मैं जेड के अलोंग लिखूँ तो क्या आ जाएगा ए जेड प्लस इनको ब्रैकेट में लिख दो डेल ए जेड ओवर में डेल जेड dz/2 माइनस जेड के अलोंग लिखूं तो ए जेड माइनस डेल ए जेड ओवर में डेल जेड डॉट। देखो यहाँ पर मैंने भी dz/2 और ये दोनों साइड 2 क्यों लिखे हैं क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर में है तो दोनों साइड डिस्टेंस सेम ही ट्रेवल करेगा। अगर आपको ये सेंटर नहीं दिखाई दे रहा तो वो मुझसे सही नहीं बना है यहाँ पर, वैसे ये सेंटर में यूज्यूम किया हुआ मैंने। ठीक है, तो इसके इस साइड उतनी डिस्टेंस है जितनी इधर है, ये चीज़ तो वैसे भी आपको पता होगा। तो ये मेरे तीनों एक्सिस के अलोंग क्या निकल चुके हैं फ्लक्स निकल गया, ये फ्लक्स ही था। तो देखो मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू आ चुकी है। अगर मैं आप ये तो मेरे पास एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के और जेड एक्सिस के अलोंग निकला है अलग अलग, अगर मैं तीनों के अलोंग लिखूं तो देखो फ्लक्स लगाने के लिए बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा एरिया का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फ्लक्स तो तभी बनेगा। तो मैं इसमें क्या है डॉट पूरे वॉल्यूम से बात कर रही हूँ तो मैं इसके अंदर क्या जो बचा है dy dz का भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी
जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं क्या कर रही हूँ कि पूरे के पूरे वॉल्यूम से जितना फ्लक्स निकल रहा है, अगर मुझे पूरा वॉल्यूम निकल रहा है तो एक डायमेंशन मेरे पास पड़ी, और वैसे भी फ्लक्स बनाने के लिए एरिया का मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं टोटल वॉल्यूम के अलोंग ले रही हूँ, तो एरिया का मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे एरिया का क्या कर दूंगी, dy dz का कर दूंगी, इस साइड क्या कर दूंगी dx dz का, और यहाँ पे किनका कर दूंगी, दोनों में dx dy का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा फ्लक्स पूरे, ये जो मैंने ये लिया है स्ट्रक्चर, ये पूरी क्यूब ली है, तो इससे कितना निकलेगा देखते हैं। नेक्स्ट पे मेरे को पता है कि वैल्यू क्या है, ax प्लस डेल ax ओवर में डेल x डॉट dx बाई 2 डॉट dy dz प्लस सब डायरेक्शन में है तो मैं तो प्लस साइन कंसीडर करूंगी, प्लस में फिर मेरे पास क्या है, सॉरी देखो एक चीज रह गई है यहाँ पे, जब हम गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम करेंगे ना तब आपको अच्छे से समझ आएगा वो कैसे, मैं एक चीज समझाने के लिए कर रही हूँ। मैंने क्या कर दिया, ये जो भी सरफेस है उसको मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से डिवाइड कर दिया, यानी कि इसके अंदर मैंने मान लिया n, मैंने इसके क्या वॉल्यूम एलिमेंट बना दिए जिनके क्या अलग अलग सरफेस एरियाज है, यानी कि a1 ba2 सो ऑन dan तक है। ठीक है, तो मैं अगर ये दो की बात करूं, मान लिया कि ये वाला मेरे पास आइमा है और ये वाला मेरे पास कैप नहीं लगाना, मान लिया कि ये मेरे पास कोई ith एलिमेंट है और ये मेरे पास jth एलिमेंट है। ठीक है, ये 3D स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना। तो यहाँ से क्या है, अगर कोई वेक्टर फ्लक्स निकल रहा है तो इसके चारों डायरेक्शन से ही निकलेगा। सिमिलरली मैं जे का देखूं तो इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा और इधर से भी निकलेगा, तो ये दोनों क्या है आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है ना। वैसे ही अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं इस तरीके से, तो यहाँ से जो फील्ड लाइन से या फिर यहाँ से जो फ्लक्स निकल रहा है यहाँ से भी उतना ही निकलेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब मैं जोड़ूंगी तो यहाँ पर साइन किसका आ जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग देखूं तो यहाँ पे किसका साइन आएगा, माइनस का। ठीक है, एक टाइप से और समझ सकते हो कि दोनों की डायरेक्शन चेंज है इसीलिए मैंने माइनस ले लिया। तो मैं एक्स एक्सिस के अलोंग देख रही हूँ कि कितना निकल रहा है, तो ax माइनस साइन आपको पता चल गया होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज है, और यहाँ पे तो नेगेटिव साइन था ही, डॉट dy dz। ठीक है, तो देखो क्या होगा, अब इसमें अगर मैं खोलूं तो ax से ax dy dz ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, डेल ax ओवर में डेल x कॉमन ले लूं मैं, डॉट dx बाय 2 dy dz प्लस माइनस माइनस प्लस डेल ax ओवर में डेल x डॉट dx बाय 2 dy और dz। एक टाइप से देखो तो ये भी हाफ है और ये भी हाफ है, तो दोनों जुड़ के क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, डेल ax ओवर में डेल ax डॉट dx dy dz। तो ये मेरे पास क्या है, वॉल्यूम, तो डेल ax ओवर में डेल x डॉट dv मैंने लिख दिया कि जो लिया था एलिमेंट उसका वॉल्यूम क्या है, dv। ठीक है, ये तो मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो मेरे पास फ्लक्स निकल रहा है वो। सिमिलरली मैं y के अलोंग निकालूं तो क्या हो जाएगा, डेल ay ओवर में डेल y, dv तो सेम आएगा, और z एक्सिस के अलोंग निकालूं तो डेल az ओवर में डेल z डॉट dv, यानी कि तीनों एक्सिस के अलोंग मेरे पास क्या है, ये वाला फ्लक्स निकल गया। अब अगर मैं टोटल निकालूं तो मुझे पता है कि फ्लक्स होता क्या है, a ले रही हूं वेक्टर, तो फ्लक्स तो मेरे पास यही है, ये मुझे पता है। मैंने इंटीग्रल क्लोज लगा दिया, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फ्लक्स क्या है, तो ये है ना कि एरिया के साथ सरफेस इंटीग्रल है जो भी वेक्टर है, तो मैंने इसको क्लोज इंटीग्रल लगा दिया। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डाइवर्जेंस को पढ़ रहे हैं। तो डाइवर्जेंस क्या होता है कि क्लोज इंटीग्रल से जितनी फ्लक्स लाइंस पर यूनिट वॉल्यूम में निकल रहे हैं उसको बोलते हैं। तो मैं क्या मान लेती हूँ कि एक्स एक्सिस के अलोंग इतना, वाई के अलोंग इतना और जेड के अलोंग इतना फ्लक्स निकल रहा है। तो अगर मैं टोटल फ्लक्स देखूं, ये जो मैंने ली थी, जो भी स्ट्रक्चर ली थी, ठीक है, उससे क्या ये जो सरफेस लिया था, तो टोटल फ्लक्स मैं कितना ले सकती हूँ, एरिया सॉरी वेक्टर मेरे पास ए वेक्टर है डॉट डी ए, सरफेस इंटीग्रल होता है फ्लक्स की। अगर आपको डेफिनेशन पता है
तो वो इतना ही होगा। टोटल फ्लक्स कितना है, पूरे के पूरे वो जो सरफेस ऑक्यूपाई था उससे जितने वॉल्यूम में था। तो मुझे पता है मेरे पास एक्स एक्सिस के अलोंग एक अलग आ गया, प्लस ये डी वी है, प्लस डेल ए जेड ओवर में डेल जेड डॉट डी वी, ये वी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, डेल ए एक्स ओवर में डेल एक्स प्लस डेल ए वाई ओवर में डेल वाई प्लस डेल ए जेड ओवर में डेल जेड डॉट डी वी, ठीक है। अब मैं इस वाली चीज को एक चीज लिख सकती हूँ क्या, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको डेल ऑपरेटर बताया था, वो क्या था, डेल ओवर में डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर में डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर में डेल जेड के कैप। ये जे कैप के कैप आप उस साइड भी लिख सकते हो, ठीक है। बुक में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मैंने इस तरीके से कर दिया। तो मुझे पता है डेल ऑपरेटर ये है, और मैंने जो फील्ड लिया था वेक्टर फील्ड, वो मैंने लिया था क्या, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस का ए जेड के कैप, ये लिया था। तो देखो अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट कराऊं, डेल डॉट ए कराऊं, तब मेरे पास क्या आएगा, एक तो बात कंफर्म है कि दो अगर वेक्टर्स का अगर आप स्केलर प्रोडक्ट करा रहे हो, डॉट प्रोडक्ट करा रहे हो, तब आता क्या है, तब ऑब्वियस ही बात है आएगी तो एक स्केलर क्वांटिटी। तो इनका डॉट प्रोडक्ट देखते हैं क्या आएगा। तो देखो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, अगर मैं डॉट करूं तो डेल ए एक्स ओवर में डेल एक्स प्लस डेल ए वाई ओवर में डेल वाई प्लस डेल ए जेड ओवर में डेल जेड होगा, क्योंकि ये तो सिंपल आपको प्रोडक्ट तो आता ही है, आई कैप का 1 होगा, आई कैप का इन सब के साथ क्या होगा 0, तो मैंने सीधा लिख दिया डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, इस वाली चीज को यहाँ पे पुट करूँ तो देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ जो फ्लक्स था वो वाला ले दिया, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या आया, डेल डॉट ए, मैंने इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी डेल डॉट ए डॉट डॉट तो क्या मल्टीप्लाई में था, तो चाहिए डॉट ना लगाओ, मल्टीप्लाई में था तो इसको डॉट लगा के कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये डीवी कर दिया। अब देखो अगर आपको डाइवर्जेंस की डेफिनेशन याद है, तो डाइवर्जेंस की एक डेफिनेशन आई थी कि किसी वॉल्यूम को अगर कोई सरफेस एनक्लोज कर रही है तो उस पर यूनिट वॉल्यूम से जितना फ्लक्स निकल रहा है, निर्गत होने वाला फ्लक्स ही क्या कहलाता है, डाइवर्जेंस कहलाता है। उसमें लिमिट v टेंड्स टू 0 था, उसको एक बार छोड़े तो इसका मतलब क्या है, ये जो मेरे पास फॉर्मूला है ये किसका है, डाइवर्जेंस ऑफ ए, जो मैंने फील्ड लिया है ना वेक्टर फील्ड, वही यहाँ पे आएगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हो तो ई डॉट डी ए हो जाएगा, ठीक है। तो जो वाला फील्ड लेंगे उसी को यहाँ पर लिखेंगे, या जो हमने वेक्टर लिया है, ठीक है। जैसा जैसा अलग अलग वेक्टर होंगे वैसे वैसे आप इनको यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हो अलग अलग, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है, ये टर्म मेरे पास क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ए। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए का मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, वो क्या आया, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या है, डेल डॉट ए वेक्टर, इसको भी क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए। इसको हम क्या करेंगे आगे यूज करेंगे। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए के दो फॉर्मूलाज निकल गए, एक तो डेल डॉट ए और दूसरा क्या है, वो वाला जो उस साइड लिखा हुआ है कि क्लोज इंटीग्रल से कितना निकल रहा है फ्लक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसमें, वो है गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। ट्रिपल आसना लगा के एक ये अपोस्ट्रोफी, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय, ठीक है। ये जो थ्योरम है ये बिल्कुल इसी तरीके से एग्जाम में आती है कि गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय या फिर गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, इसको एक्सप्लेन करो। तो ये जो थ्योरम थी वो सिर्फ ये बताती है कि कोई भी अगर सरफेस इंटीग्रल है तो उसको क्या है v लिख दिया
एरिया मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल में बदला जा सकता है, या फिर अगर किसी वेक्टर फील्ड का वॉल्यूम इंटीग्रल है तो उसको क्या कर सकते हैं हम, सरफेस इंटीग्रल में बदला जा सकता है। अब कैसे बदला जा सकता है, तो इसका जो स्टेटमेंट होता है वो ये होता है, स्टेटमेंट इसका ये होता है कि गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम के अनुसार किसी भी सदिश क्षेत्र के पृष्ठीय जो समाकलन है या फिर जो एरिया का इंटीग्रल है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, एक सेकंड, उसी ये जो वेक्टर है उसी के वॉल्यूम इंटीग्रल में बदला जा सकता है। ये क्या है उसका, देखो ये मैंने वेक्टर क्या लिया था, फील्ड ए वेक्टर लिया है, तो उसका ए डी ए क्या शो कर रहा है कि सरफेस के रिस्पेक्ट या फिर एरिया के रिस्पेक्ट इंटीग्रल है, तो उसको क्या बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रल। उसको क्या कर रहे हैं, एरिया, हमने जो वेक्टर लिया है यहाँ पे वही है ए वेक्टर, तो उसी वेक्टर की क्या वॉल्यूम इंटीग्रल में बदला जा सकता है। तो ये तो इस वाली ये जो थ्योरम है ये इसका स्टेटमेंट है। अब हम देखेंगे कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि एक एरिया वेक्टर फील्ड है, सदिश क्षेत्र है, ठीक है, और उसमें क्या है, कोई वी वॉल्यूम पे पड़ा है जिसको कोई सरफेस एस जो है वो इनक्लोज कर दिया इस तरीके से। यहाँ पे मैंने लिख दिया ए कोई वेक्टर फील्ड है, वी कोई वॉल्यूम है और वी वॉल्यूम है, और एस क्या है, इस वॉल्यूम को सरफेस इनक्लोज कर रही है, यानी कि कोई एस एक ऐसी बाउंड्री है जो इस वॉल्यूम को क्या कर रही है, बंद कर रही है, या फिर बंद पृष्ठ की तरह इसको बना रही है। तो हमने क्या किया कि ये जो सरफेस थी इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि इसमें n वॉल्यूम एलिमेंट्स ले लिए, इस तरीके से आप बना देना कि इसमें क्या कर दिया हमने, n इसको वॉल्यूम एलिमेंट में या छोटे छोटे एलिमेंट्स में बांट दिया, जिसका वॉल्यूम तो क्या है dv1 dv2 एंड सो ऑन dvn है, ठीक है। n कैपिटल लिया तो यहाँ पे भी कैपिटल n लिख देते हैं। और सिमिलरली हम क्या अज्यूम कर लेंगे कि इनका जो सरफेस इंटीग्रल है, यानी कि जो एरिया है वो भी क्या है, n एलिमेंट। एरिया को मैंने मान लिया कि जो सरफेस है, मैं यहाँ पे dA लिख रही हूँ, तो मैंने क्या मान लिया कि जो एरिया के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, dA1 dA2 एंड सो ऑन dAn तक है। तो इतने इसके क्या है, हर एक एलिमेंट का क्या है, सरफेस एरिया है, या फिर मैं इसको एरिया बोल सकती हूँ कि उसका क्या एरिया है। अब मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव करा था अभी, वो क्या था, मैंने ऐसा एक फॉर्मूला ड्राइव करा है, तो इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। अब मैंने ये वाला फॉर्मूला ये देखो यहाँ पे अभी ड्राइव किया था, ये रहा, यहाँ पे dv को मैंने इस साइड लिख दिया, ये वाली चीज, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हुआ, मैं मान लेती हूँ कि इसमें 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन n तक इसके अंदर क्या चल रहे हैं, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे मैंने मान लिया कोई i वां एलिमेंट है, इधर मैंने मान लिया कोई j वां एलिमेंट है, वैसे इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स पड़े हैं। तो अगर मैं पहले वाले के लिए देखूं तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, a तो सेम रहेगा, डॉट हम किसके रिस्पेक्ट कर रहे थे वो भी सेम रहेगा। अब सरफेस जो इनक्लोज कर रही है वो क्या हो जाएगी, S1, क्योंकि इस टाइम में हमारे पास क्या, हमने जो पहले वाला लिया है इसका देख रहे हैं, तो इसको सरफेस मान लिया, S1 इनक्लोज कर रही है, S1 इक्वल्स टू, अब डेल डॉट ए, अब मेरे पास जो वॉल्यूम है वो क्या आ जाएगा, dv1, सिमिलरली मैं सेकंड का करती हूँ, S2 हो जाएगा a डॉट dA इक्वल्स टू डेल डॉट ए dv2, क्योंकि उसने वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया, dv2। वैसे अगर मैं n का करूं, n का कर रही हूं तो मैंने n लिख दिया, a डॉट dA इक्वल्स टू डेल डॉट ए dvn, यानी कि nवा का, अगर मैं nवा जो हमने एलिमेंट लिया वॉल्यूम एलिमेंट, उसके लिए अगर मैं ये वाली जो फ्लक्स की जो मैंने वैल्यू लिखी थी है, तो ये फ्लक्स था ना, तो जितना फ्लक्स निकल रहा है वो मैंने ये लिख दिया। अब अगर मैं टोटल फ्लक्स देखूं तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, S1 a डॉट dA प्लस
क्लोज इंटीग्रल क्या अब एस टू ए डॉट डी ए प्लस सो ऑन मेरे पास क्या है एस एन ए डॉट डी एन, सॉरी डी ए ही आएगा यहाँ पे, वो किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास डेल डॉट ए डी वी वन प्लस डेल डॉट ए डी वी टू, यहाँ पे ये लगा देना, एंड सो ऑन डेल डॉट ए डी वी एन। यानी कि ये जो इक्वेशन है मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एक और चीज कि समीशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 टू n तक मैं ले रही हूँ, n तक मैंने एलिमेंट्स लिए थे, तो a डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रल है एस आई किसके इक्वल है, समीशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 टू n तक मैं ले रही हूँ, किसके इक्वल है डेल डॉट ए डॉट डी वी एन, सॉरी आई एन नहीं आई आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर आई लिखी है। इस चीज को मैं समीशन की फॉर्म में लिखूँ तो यूँ लिख सकती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं समीशन में लिख रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, सबका सम लगा करके मैंने समीशन में क्या लिख दिया, i इज इक्वल्स टू 1 टू n तक लिख दिया। अब मैं क्या मान लेती हूँ कि मैंने मान लिया कि ये जो सरफेस थी इसमें n क्या है, इन्फिनिटी है, n इन्फिनिटी है, मतलब मैंने इस वाली सरफेस को अनंत इसके छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अगर मैं इतनी सी सरफेस को बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स यानी कि हम गिन भी नहीं पाएंगे इन्फिनिटी तक डिवाइड कर दिया, इन्फिनिटी वॉल्यूम एलिमेंट्स में बांट दिया, तो ये जो वॉल्यूम होगा हर एक एलिमेंट का वॉल्यूम वो जीरो को अप्रोच करेगा। मैं वी आई टेंड्स टू जीरो लिख सकती हूँ, तो वॉल्यूम ऑब्वियस सी बात है बहुत छोटी हो जाएगी। उस केस में जब हमारे पास क्या है n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो v टेंड्स टू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। वी आई मैंने क्यों लिखा कि मैंने हर एक वॉल्यूम एलिमेंट का वॉल्यूम वी आई से शो कर दिया, जहाँ i इज इक्वल्स टू 1 टू n है। आप इसको ये मत समझना कि मैंने सिर्फ i में वॉल्यूम एलिमेंट की बात करी है, तो यही चीज होगी। अनंत में बांटेंगे तो जो छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे एलिमेंट्स बनेंगे तो उनका जो वॉल्यूम होगा वो ऑलमोस्ट जीरो होगा। तो उस केस में ये जो समीशन होता है वो इंटीग्रेशन में बदल जाता है कि हम हर एक पार्ट का क्या है, एक पार्ट का लेकर के वॉल्यूम से एक पार्ट का ये डाइवर्जेंस निकाल दें या फिर वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन ले दें तो पूरी की पूरी सरफेस का निकल जाएगा, ऐसा ही होगा। तो यानी कि जब हम ये अप्रोच लगाएंगे तो ये सरफेस इंटीग्रल किस में बदल जाएगा, सॉरी ये समीशन किस में बदल जाएगा, इंटीग्रेशन में। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया, डेल डॉट ए डॉट डी वी लिख दिया मैंने पूरा। अभी मैंने वॉल्यूम जो है वी आई की जगह मैंने क्या वी लिख दिया। तो देखो इस तरीके से लिखने पे मेरे पास क्या मिला कि मैं क्या कर सकती हूँ, अभी इस चीज को एक चीज से समझते हैं। देखो क्या, देखो इस वाले स्ट्रक्चर में अब हम क्या देख रहे हैं, ये है क्या हमारे पास फ्लक्स है। अगर ये फ्लक्स है तो मैंने कोई दो एलिमेंट्स कंसीडर कर लिए, मान लो ये आई और ये जे, ये दो मैंने कंसीडर कर लिए, ठीक है। इस केस में देखो मेरे पास क्या होगा, ये जो फ्लक्स निकल रहा है वो यहाँ से भी निकलेगा आई के हर एक एलिमेंट से, वैसे ही जे के भी चारों साइड से निकलेगा। तो यानी कि आई और जे की जो वॉल टच कर रही है वो एक दूसरे के अपोजिट और सेम अमाउंट का फ्लक्स जो है वो फ्लो करा रही है। तो मतलब इन दोनों का ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला इतना इतना, मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि ये वाला यहाँ से जो फ्लक्स निकल रहा है जो आई और जे को इस तरीके से टच करा रही है, इस वाली लाइन से जो वॉल्यूम से यानी कि ये जो मैंने यहाँ पर जो लाइन लगाई है उससे फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वैसे ही मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो यहाँ से जो निकल रहा है तो इस वाले सरफेस से भी तो इतना ही यहाँ से भी निकलेगा। तो मतलब ये वाली लाइन से भी जो वॉल्यूम फ्लक्स निकल रहा है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब जो जो लाइंस टच कर रही है उन सबका फ्लक्स क्या कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि अगर किसी का यहाँ से निकल रहा है, वैसे ही अगर मैं इस वाले सरफेस की बात करूँ तो इसका भी इधर से निकलेगा यूं चारों डायरेक्शन से, वैसे ही मैं इसका बात करूँ तो इसके भी यूं चारों डायरेक्शन से निकलेगा। तो जो यहाँ से निकल रहे हैं वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और बचेगा कौन सा, सिर्फ और सिर्फ ये सरफेस से जो निकल रहा है यही बचेगा। यानी कि यहाँ पे जो
पार्ट किसी को टच नहीं कर रहा है, सिर्फ यहाँ से जो बचेगा पूरी सरफेस से फ्लक्स उतना ही रह जाएगा। इन छोटे छोटे एलिमेंट से जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैं इसको किस टाइप से लिख सकती हूँ अभी, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से मुझे क्या पता चलता है कि अगर मैं इस चीज़ को इसके डिवाइड में भेज दूँ तो देखते हैं मेरे पास, देखो डाइवर्जेंस का मुझे गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम करनी है, जो थी क्या, सरफेस इंटीग्रल को किस में बदला जा सकता है, वॉल्यूम इंटीग्रल में। देखो गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय जो ली है मैंने उसका कहाँ पर लिख दिया, ये देखो ये रहा, सरफेस इंटीग्रल को मैंने किस में लिख दिया, वॉल्यूम इंटीग्रल में बदल देना, वही ये चीज है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास बन रहा है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, जब सरफेस सिर्फ और सिर्फ जो इनक्लोज जो हमारे पास सर्कल है, यानी कि ये मैं बोलूँ कि इस सरफेस से ही जो बाहर निकलेगा तो टोटल जो फ्लक्स होगा वो सिर्फ इसी का ही होगा, यानी कि मुझे इस समीशन को हटाना पड़ेगा अभी, क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिकली अज्यूम करूँ तो ये जो इंटीग्रल था वो पूरे के पूरे यानी कि इनको भी शो कर रहा है, इन लाइन से जो निकल रहा है, यानी कि यहाँ और यहाँ से ये भी कैंसिल नहीं कर रहा। तो मैं क्या करूँगी, इसको और सिंपल करने के लिए क्या कर सकते हैं, मैं इस वाले को हटा सकती हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि अभी ये क्या दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो बाहर जो फ्लक्स निकल रहा है वही दिखा रहा है, क्योंकि फ्लक्स तो सिर्फ और सिर्फ जो इनक्लोज्ड सर्कल था या जो इनक्लोज्ड बाउंड्री बोल सकते हो वहीं से निकल रहा था। तो यही क्या था, गॉस डाइवर्जेंस का प्रमेय था, ये उसका प्रूफ है कि किसी भी क्लोज इंटीग्रल से जो फ्लक्स निकल रहा है या फिर किसी वेक्टर फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके वॉल्यूम इंटीग्रल में बदला जा सकता है। तो ये है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और उसका प्रूफ, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो आज के लिए इतना ही, कल हम कॉल करेंगे और स्टोक्स थ्योरम करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।